जय हिंद एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जनरल साइंस के सुपरवाइजर के लिए डिफरेंट क्लासेस हमने कर ली थी। हमने इंडिविजुअल एक एक टॉपिक को डिस्कस करा था विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। उसके बाद मैंने एक मैराथन सेशन आपको जनरल साइंस का करवाया था। अब लास्ट हमारा रह गया था कि पीवाईक्यूज को देखेंगे हम कि किस तरह से साइंस के क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाते हैं जेकेएसएसबी द्वारा। तो आज पीवाईक्यूज नियर अबाउट 25 पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे एंड दिस वुड बी द लास्ट चैप्टर ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस में हमने सारे एस्पेक्ट कवर कर लिए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन फ्रेमिंग बहुत मुश्किल है, तो आपने इन लेक्चर्स को जरूर जो है रिवाइज कर लेना है और पीवाईक्यूज की हेल्प से आपको ये आइडिया मिलेगा कि जो आपने अभी तक पढ़ा है वो एग्जाम में अप्लाई भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखो, अब ये लास्ट रिवीजन है आपकी जनरल साइंस की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद मार्क करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द सेशन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपके 25 में से कितना स्कोर आ रहा है। दिस इज जस्ट लाइक अ मॉक टेस्ट। ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट है, तो आराम से पहले खुद क्वेश्चन का आंसर देना और मैं थोड़ी थोड़ी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी टॉपिक के साथ प्रोवाइड कर दूंगा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? कोल एंड पेट्रोलियम, एनर्जी फ्रॉम सन, हीट इनसाइड द अर्थ, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। तो कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है? इसका क्वेश्चन का आंसर आई होप आपने ट्राई किया होगा। देखो, इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोल एंड पेट्रोलियम। तो कोल एंड पेट्रोलियम इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन अराइजेज, कन्वेंशनल क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए, रिवाइज करवा देता हूँ 2 मिनट में। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं और ट्रेड वगैरह पर्पसेस के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। मतलब एनर्जी इनसे जो प्रोड्यूस होते हैं उसको हम ट्रेड वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। ठीक है, नेचुरल गैस हो गया। इवन जो आपके हाइडल पावर प्रोजेक्ट हैं, जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट से बिजली बनती है, दिस इज ऑल्सो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि ये भी हम कॉमनली यूज़ करते हैं, इनको भी हम ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। देखो, अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ आई क्या? एक तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉमनली यूज्ड होते हैं, ट्रेड होते हैं। अब कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ये सारे कौन से हैं? ये सारे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये होते हैं सारे नॉन रिन्यूएबल। क्या आप एक बार कोयले को यूज कर लिया तो वापस यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते। तो इसका मतलब हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी नॉन रिन्यूएबल है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है, जो पानी से बिजली बनती है, वो बार बार भी बनी जा सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वेंशनल नहीं है। तो हाइडल पावर जो है, ध्यान से इस कंफ्यूजन को दूर करो। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होते हैं जो हम कॉमनली यूज करते हैं ट्रेड वगैरह पर्पसेस के लिए। इसमें हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी आता है, इसमें कोयला भी आता है। कोयला नॉन रिन्यूएबल है, बट हाइडल पावर प्रोजेक्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। इसका मतलब हमारी जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रिन्यूएबल भी हो सकती है और नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती है, बट मैक्सिमम चांसेस क्या होता है, ये कौन सी होती है? नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कोयला एक बार जल गया, इससे स्टीम बन गई, अब इसको बार वापिस आप ऐसे कोयला नहीं बना सकते। तो ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत जल्दी बोलते हो, तो आज मैं ना धीरे धीरे आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो देखो, कन्वेंशन एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कि जो हम कॉमनली यूज कर सकते हैं, कॉमनली यूज करने वाले जिसको हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। मैक्सिमम ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, मतलब जैसे कोयला हो गया, बार बार हम इससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक बार हो गया तो खत्म हो जाते हैं। बट कुछ रिन्यूएबल भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो ये आपको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का फर्क पता होना चाहिए। अगर आपको मैं पूछूं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ये जो तीनों है ना, बाकी ये सारे कौन से? ये सारे जो हैं, ये सारे रिन्यूएबल हैं, इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी फ्रॉम सन, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी आप जितनी मर्जी बार यूज करो, तो दीज आर रिन्यूएबल एनर्जी। हीट इनसाइड द अर्थ, जियोथर्मल एनर्जी, इसको भी आप बार बार यूज कर सकते हो। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, दैट इज नोन एज टाइडल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो अ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये सारे कौन से हैं? नॉन कन्वेंशनल। ये हम इतना कॉमनली यूज नहीं करते हैं। दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब आपको एग्जाम में और क्या पूछ सकता है? ये पूछ सकता है कि एग्जॉस्टिबल क्या होते हैं और इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं। एग्जॉस्टिबल वो होते हैं जो खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोयला हो गया, पेट्रोलियम, दीज आर द एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल होता है जो खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, जब तक सूर्यदेव है तो सोलर एनर्जी रहेगी। ठीक है, विंड एनर्जी, जब तक हवा है तो विंड एनर्जी रहेगी। टाइडल एनर्जी, दीज आर इनएग्जॉस्टिबल। तो ये सारे डिफरेंसेस आपको जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कम्युनिकेबल डिसीज अमंग दीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिसीज जो है वायरस कॉज करता है, हमें ये बताना है। काला अजहर,
मलेरिया, कॉलरा या इन्फ्लुएंजा। पहली बात तो ये सारी कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। कौन सी डिजीज है? कम्युनिकेबल। आपको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता स्कर्वी, तो स्कर्वी इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करो। आई होप आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क करा होगा। देखो वायरस, इनमें से कौन सी वायरल डिसीज है? इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल डिसीज है, ये याद रखना। इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरल डिसीज है, इसको कॉज भी इन्फ्लुएंजा वायरस करता है, तो ये तो बिल्कुल मत भूलना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। अब तीनों ऑप्शन भी बाकी देख लेते हैं, ये कौन कौन सी है। सबसे पहले कॉलरा, तो कितनी बार बता दिया, कॉलरा एक बैक्टीरियल डिसीज है। अगर डिजीजेज वाला, देखो अगर आपको नहीं आता है तो डिसीजेज वाला एक टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, उस लेक्चर को देख लो। मैंने बाय ट्रिक बताया था, जैसे कल टीटी ने पकड़ा सबको विदाउट टिकट, ऐसे ट्रिक बना के मैंने आपको बताया हुआ कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी वायरस है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा होता है, इस क्वेश्चन को आप सिंपली कर लेते। तो कॉलरा जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है। ये कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरा। कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरा। कॉलरा इज अ बैक्टीरियल डिसीज, ये चीज आपने याद रखना है। अगर हम मलेरिया की बात करें, ध्यान से सुनो, मलेरिया कौन सी डिसीज है? मलेरिया को एक प्लाज्मोडियम कॉज करता है। कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम कॉज करता है। कौन सा प्लाज्मोडियम? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स भी कॉज करता है और फैल्सीपरम भी कॉज करता है। फैल्सीपरम भी कॉज करता है। ये दोनों ही क्या कॉज करते हैं? मलेरिया। मतलब ये दोनों ही प्लाज्मोडियम है। तो बेसिकली अगर पूछे मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम कॉज करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, फैल्सीपरम हो सकता है, ये कॉज करता है। काला अजहर की बात करें, काला अजहर एक प्रोटोजोआ डिसीज है, तो प्रोटोजोआ कॉज करता है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने? इन्फ्लुएंजा इज अ वायरल डिसीज। कॉलरा की बात करें, बैक्टीरियल डिसीज। कॉलरा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कॉलरा बैक्टीरिया कॉज करता है, वाइब्रो कॉलरा। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम कॉज करता है, वाइवेक्स फैल्सीपरम हो गया। काला अजहर जो है प्रोटोजोआ कॉज करता है, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम में पूछे मलेरिया, देखो मलेरिया और डेंगू ये दोनों मिलते हैं ना आपस में, डेंगू जिसे आप कहते हैं, मलेरिया और डेंगू जो है ये आपस में मिलते हैं ना। लेकिन मलेरिया जो है अभी आपने देखा है इसको प्लाज्मोडियम कॉज करता है, बट डेंगू की बात करें, डेंगू इज अ वायरल डिसीज, इसको वायरस कॉज करता है। तो ये याद रखना, ये फ्लैवी वायरस वाली फैमिली जो है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ वायरस आते हैं, जिसके साथ भी फ्लैवी लग गया और समझ आना, तो फ्लैवी वायरस वाली फैमिली जो है डेंगू कॉज करती है। अब बेसिकली ये हमें सेम क्यों लगते हैं? क्योंकि इन दोनों को ही बेसिकली मॉस्किटो कैरी करता है। जैसे मलेरिया को फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कैरी करती है, डेंगू को अगर हम बात करें, डेंगू को कॉज करने वाली कौन है? फीमेल एडिस मॉस्किटो। बेसिकली कैरियर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज, एक पर्सन हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, हम कह सकते हैं एक बर्ड हो सकता है या एक इंसेक्ट हो सकता है, जो एक बैक्टीरिया को या वायरस को या फंजाई को, किसी भी चीज को उठा के किसी की बॉडी में लेके जाए, इन्फेक्शियस चीज को, उसको बोलते हैं हम कैरियर। फॉर एग्जाम्पल जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो होती है वो प्लाज्मोडियम को उठाती है और किसी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, तो उसको मलेरिया हो जाता है। इसी तरह फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या होती है? जब वो किसी पर्सन को काटती है, उसके अंदर अगर फ्लैवी वायरस होता है तो फ्लैवी वायरस किसकी बॉडी में चल जाता है, तो इसको डेंगू हो जाता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैरियर क्या होता है, वायरस क्या होता है और डिसीजेज कौन सी कौन कॉज करता है। इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये मैंने अपने लेक्चर्स में कवर करवाया हुआ है, तो आप उन लेक्चर्स को जो है जाके देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन एग्जिबिट द फॉलोइंग वे ऑफ ट्रांसफर एनर्जी इन इकोलॉजी। देखो कोई भी फूड चेन है उसमें ट्रांसफर एनर्जी होता है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जाती है। अब फूड चेन भी डिफरेंट तरह की होती है। अब पूछा है कि ये जो फूड चेन है जिसमें इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये किस तरह की फूड चेन है? मतलब डेड ऑर्गेनिज्म से एनर्जी जा रही है फंजाई में, फंजाई से जा रही है बैक्टीरिया में, ठीक है। डेड ऑर्गेनिज्म, एक मरे हुए ऑर्गेनिज्म से फंजाई में जा रही है, फंजाई से बैक्टीरिया में जा रही है। इसको प्रोड्यूसर फूड चेन कहते हैं, पैरासाइटिक बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। अगर आपको इन चारों का मीनिंग पता है ना, प्रोड्यूसर, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक या प्रीडेटर, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर 2 सेकंड में कर सकते थे, ठीक है। आपको मतलब इसमें देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपको पता चल जाना था। ये सारे मैंने आपको बताया हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर पहले आपने खुद ट्राई किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है दैट इज सेप्रोफाइटिक फूड चेन। अब मैं समझाता हूँ कि बेसिकली ये बाकी क्यों नहीं है, सेप्रोफाइटिक ही क्यों है। देखो सेप्रोफाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक फूड चेन वो फूड चेन होती है जो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसको डेट्रीटस फूड चेन भी कहते हैं, तो ये होती है सेप्रोफाइटिक फूड चेन। प्रोड्यूसर फूड चेन होती है जहां पर प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगा। खाना कौन बनाता है? प्लांट्स। अगर कहीं प्लांट्स वगैरह से स्टार्ट हो तो हम माने ना कि वो प्रोड्यूसर फूड चेन है। ये कहां से स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिज्म से। तो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होने वाली फूड चेन प्रोड्यूसर फूड चेन तो नहीं हो सकती। सेकंड इज पैरासाइटिक फूड चेन। पैरासाइट क्या होता है? आपने देखा होगा जानवरों के ऊपर टिक, लीज
ये सारी चीजें बैठती हैं जो उनसे बॉडी से खून चूसती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपनी लोकल लैंग्वेज में लाइस वगैरह होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैठता है तो लाइस उसकी बॉडी से ब्लड सक करता है, तो ये बेसिकली पैरासाइट होते हैं। तो यहाँ पर तो उनकी कोई बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर तो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो रहा है, तो पैरासाइटिक भी नहीं है। प्रीडेटर होता है शिकार, फॉर एग्जाम्पल लाइन जो है वो किसी को खाता है, तो वो जो फूड चेन बनती है दैट इज नोन है प्रीडेटर फूड चेन, जहां पर एक दूसरे का शिकार कर रहा होता है। यहाँ पर शिकार की तो बात ही नहीं है, ये तो सीधा ही डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट है। तो दीज काइंड्स ऑफ फूड चेन्स आर नोन एज सेप्रोफाइटिक फूड चेन। ऐसी फूड चेन को क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक फूड चेन। देखो कई बार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होता है, बट उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी अगर आपको पता है तो आप ना मतलब इसको बोलते हैं, ये होता है इंटेलेक्चुअल गैस, ठीक है, इंटेलिजेंट गैस जैसे बोलते हैं। तो ये लगाना होता है एग्जाम में ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप बिल्कुल उसको क्विट कर दो, ऐसा कभी मत करना। एग्जाम में जा रहे हो इंटेलेक्चुअल गैस आप लगाओगे, क्योंकि आपने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, वो एग्जाम से पहले मैं आपको बता दूंगा। ऑल्दो हर इंडिविजुअल की अपनी स्ट्रेटेजी होती है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द लेटर ओ इन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैरामीटर? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैरामीटर BOD में ओ का मतलब क्या होता है? अब आपको BOD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया था। ऑर्गेनिज्म, ओजोन, ऑक्सीजन या ऑस्मियम, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? ओ क्या होता है बेसिकली? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैरामीटर BOD में ओ क्या होता है? ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ओ क्या होता है? ऑक्सीजन। पहली बात तो आपको BOD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। BOD बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। BOD की फुल फॉर्म है, BOD को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं, देखो इसकी फुल फॉर्म में ऑक्सीजन आ रहा है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी इसी को कहते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होता है बेसिकली, अब क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि कैसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे, पैरामीटर है ना, मतलब ये हमें बताता है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन कितना। मेनली हम वाटर बॉडी की बात करते हैं। एक हमारे पास ये लेक है, ठीक है। अब इस लेक में क्या है, इस लेक में सपोज करो इस लेक में हम गंदगी डाल देते हैं, प्लास्टिक ये वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इसमें हमने बहुत गंद डाला हुआ है, ठीक है, इस लेक में। अब क्या होगा, इस लेक में क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। क्या होंगे? ध्यान से इस स्टोरी को सुनना, अभी कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें क्या होंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? इस ऑर्गेनिक वेस्ट को खत्म करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसको यूज करते हैं? ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ये एरोबिक वे में ब्रेक डाउन होती है, मतलब एरोबिक रिस्पायरेशन की फॉर्मेशन में ब्रेक डाउन होती है हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल की। तो इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब ही यही है कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है। अब जितना ज्यादा इस पानी में गंदगी होगी उतने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको तोड़ेंगे, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से हमें एक बात पता चलती है कि जिस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है, इसका मतलब वो पानी ज्यादा गंदा होता है। वो कैसा पानी होता है? इम्प्योर पानी होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है? कितनी ऑक्सीजन चाहिए? जितनी गंदगी होगी उतनी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको तोड़ने में लगेंगे, उतनी ज्यादा उनको ऑक्सीजन चाहिए होगी उनको तोड़ने के लिए। आप इतना चीज मान सकते हो ना। इसका मतलब जिस पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि वो पानी ज्यादा गंदा है, इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसको तोड़ने के लिए। अगर फॉर एग्जांपल एक उसके फ्रेश वाटर लेक है जिसमें गंदगी बहुत कम है, तो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम होगी, क्योंकि उसमें कम ऑक्सीजन चाहिए होगी तोड़ने के लिए, ठीक है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि BOD एक इन्वायरमेंट का पैरामीटर है, पोल्यूशन को चेक करता है। अगर BOD आपको एग्जाम में अगली बार पता क्या पूछ लेगा? सिंपल पूछेगा, अगर किसी पानी की किसी वाटर बॉडी में BOD कम है तो इसका मतलब क्या है कि वो पानी प्योर है या इम्प्योर है? तो आपने मार्क करना है प्योर है। अगर BOD ज्यादा है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसका मतलब वो पानी इम्प्योर है। सिंपल क्वेश्चन है। देखो इस बार ऑक्सीजन का O पूछ लिया, तो अगली बार ये भी पूछ सकता है कि BOD ज्यादा है तो क्या होता है और लेस क्या होता है। इस तरह से आपको PYQs को एनालाइज करना। सिर्फ PYQs रट के मत जाओ एग्जाम में, देखो उसके रिलेटेड क्या क्या सराउंडिंग चीजें होती है वो भी साथ साथ हम कवर कर लेते हैं, ताकि आगे घुमा के कुछ क्वेश्चन भी पूछे तो हम उसको ईजिली आंसर कर सकेंगे। ये सारी चीजें ऑल्दो लेक्चर्स में पढ़ाई हुई है, अगर आपने ध्यान से इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट देखी होगी तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हों। इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको टच नहीं किया होगा। इधर डायरेक्टली नहीं होगा तो एक्सप्लेनेशन में मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड की होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज टाइडल एनर्जी? इनमें से कौन सी टाइडल एनर्जी की फॉर्म है? टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो पानी की टाइड्स होती हैं जो बनती हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द अर्थ एंड द मून, तो उसकी वजह से जो टाइडल एनर्जी बनती है, इनमें से उसकी टाइडल एनर्जी कौन सी टाइप की एनर्जी है? ये सारी आपको मैंने बता दिया, अब दिमाग लगाओ। एग्जॉस्टिबल जो खत्म हो जाती है, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल या रिन्यूएबल, पहले खुद ट्राई करो। ये सारे ही इनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इसलिए पहले ही बता दिया। एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाए, टाइडल एनर्जी खत्म होने वाली है? नहीं।
कन्वेंशनल होता है जो हम कॉमनली यूज करते हैं, टाइडल एनर्जी कॉमनली यूज नहीं होती। नॉन रिन्यूएबल टाइडल एनर्जी को वापस यूज नहीं कर सकते भाई, 1000 बार कर लो। तो दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर ऑप्शन में रिन्यूएबल होता तो भी करेक्ट होता। टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी तरह सोलर भी सेम है, विंड भी सेम है। तो इस तरह से आपने चीजों को याद है। एक थोड़ा हाइडल का कंफ्यूजन होता है तो उसको याद रखना, हाइडल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है बट वो कन्वेंशनल है, काफी टाइम्स हम इसको कॉमनली यूज कर रहे हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए कवर। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखो जिन्होंने तो पहले भी लेक्चर्स देखे हुए हैं उनको इन प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपने नहीं देखे तो डू विजिट जनरल साइंस सुपरवाइजर करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में अभी आपके पास टाइम है, उनको कवर कर लो, आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज सोलर सेल्स आर मेड ऑफ। अब सोलर सेल्स जो है वो किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से, जर्मेनियम से, सिल्वर या एल्यूमिनियम। ठीक है, देखो सिल्वर एल्यूमिनियम तो पहले ही काट दो। कंफ्यूजन, अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही है तो फिर आपकी नॉलेज थोड़ी कम है, बट अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होती है तो मैं मान सकता हूँ। देखो सोलर सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली किससे बने होते हैं? मेनली सिलिकॉन से बने होते हैं। अब इसका रीजन क्या है? देखो जर्मेनियम से भी आप सोलर सेल बना सकते हो, बट हम सिलिकॉन से क्यों बनाते हैं उसका एक रीजन है। पहली बात, सिलिकॉन अबेंडेंटली अवेलेबल है, सिलिकॉन बहुत मात्रा में पाया जाता है हमारी अर्थ की सरफेस में। तो एक तो ये रीजन हो गया, तो सस्ता है, जर्मेनियम से कंपैरिजन में सस्ता है, इसलिए हम यूज करते हैं। दूसरा ये है कि जो अगर हम जर्मेनियम यूज करेंगे ना तो वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब, कम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बट अगर हम सोलर सेल्स यूज करेंगे ना वो ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट मतलब सनलाइट, उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो सिलिकॉन के केस में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए हम सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको इन डेप्थ इतनी साइंस में नहीं जाना है, बट इतना याद रखना है कि सोलर सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो होती है ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसकी वजह से होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑल्दो ये भी मैंने वहाँ पर उस लेक्चर में पढ़ाया था, रिन्यूएबल मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी उसमें ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी समझाया हुआ है, एक बार देख लेना। ये अगर हमारे पास सन है तो यहाँ पर अगर मैंने फोटो सेल लगाया हुआ है, ये क्या करेगा? सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, सनलाइट में फोटोन होता है, फोटोन क्या करेगा? ये बेसिकली इसके अंदर जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो बिजली बनती है, इसलिए इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब फोटोन की वजह से सन से जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन की वजह से बिजली बन रही है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये अब ज्यादा साइंस हो जाएगी, आपने इतना नहीं घुसना है, आपने इतना याद रखना है कि सोलर सेल्स जो है वो सिलिकॉन के मेनली बने होते हैं। 2 रीजन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, इन डेप्थ तो बहुत रीजन होते हैं अगर साइंटिफिकली चलो, बट ये 2 आप याद रखना। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है सिलिकॉन सोलर सेल के साथ एसोसिएटेड है, सोलर एनर्जी के साथ मेनली एसोसिएटेड है, ये चीज आपने याद रखनी है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारे कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है? द लाइफ प्रोसेस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी इज कॉल्ड। ऐसा एक लाइफ प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी। देखो हीट एनर्जी कहां पर बनती है, ये चीज ध्यान से सुनो। अब हम कोई खाना इनटेक करते हैं, वो बेसिकली क्या है? ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये वगैरह हम कंज्यूम करते हैं। अब ये हमारे सेल्स में जाता है और सेल्स में टूटता है तो हीट निकलती है। सेल्स में जब टूटता है ना ये हीट निकलती है। तो इस प्रोसेस को बेसिकली क्या बोलते हैं? इस लाइफ प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है सिर्फ न्यूट्रिशन का लेना। एक्सक्रीशन होता है बॉडी से वेस्ट को निकलना। ट्रांसपीरेशन होता है बॉडी से वाटर का बाहर निकलना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्वेटिंग वगैरह की फॉर्म में, जैसे प्लांट्स के लीव से वाटर ट्रांसपीरेशन होता है। तो बेसिकली दिस प्रोसेस नोन है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या प्रोसेस होता है? ध्यान से सुनो। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो हम लेते हैं C6H12O6, ये क्या करता है? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6O2 के प्रेजेंस में टूट जाता है। क्या कर जाता है? टूट जाता है। इससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, प्लस हीट निकलती है। तो इसी की बात कर रहा है। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? हीट एनर्जी। देखो यहाँ पर हीट निकल रही है, तो बेसिकली इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रिस्पायरेशन। ये कहाँ पर होता है? सेल्स में, हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। एग्जाम में पूछेगा किस तरह की रिस्पायरेशन होती है? एरोबिक होती है, एनारोबिक होती है, किस तरह की होती है? तो एरोबिक होती है। क्यों? एरोबिक मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो भाई ये देखो ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक की एग्जांपल होती है यीस्ट का टूटना, जहां पे अल्कोहल वगैरह बनती है, वो एनारोबिक होते हैं। बट हमारे सेल्स के अंदर जो ये टूटता है ना, दैट इज नोन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इस तरह से आपने याद रखना है, सेलुलर रिस्पायरेशन भी इसको कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी किससे में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी। मतलब ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बनती है, वाटर बनता है और हीट बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो ये चीजें आपको सबको पता ही, आपने स्मॉलर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मुझे बस आपको एक बार रिवाइज करवाना था। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8। कीरेटोमलेशिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। अब कीरेटोमलेशिया का नाम बहुत कम बच्चों ने उस दिन सुना था जिस दिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। कीरेटोमलेशिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई।
किसकी डेफिशिएंसी जो होता है, पहले आप खुद ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी केराटोमेलेशिया होता है। केराटोमेलेशिया इज अ आई डिसऑर्डर। किसकी होता है? आई का डिसऑर्डर होता है। और आप सबको पता है कि विटामिन ए जो है इसका साइंटिफिक नेम भी रेटिनोल है। ये आई रिलेटेड विटामिन है, ठीक है। विटामिन न्यूट्रिएंट्स हैं एक तरह के, हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये प्ले करते हैं। तो विटामिन ए इज नोन एज, साइंटिफिक नेम इज रेटिनोल। और इसकी वजह से अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो आई डिसऑर्डर होता है केराटोमेलेशिया। अब हर बार केराटोमेलेशिया नहीं पूछेगा, अगर एग्जाम में नाइट ब्लाइंडनेस पूछ रहा है किसकी वजह से होता है, किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तब भी आप विटामिन ए पे मार्क करोगे। अगर आपको बोलता है जीरोथैल्मिया, ये किसकी वजह से होता है, तो जीरोथैल्मिया भी किसकी वजह से होता है, जीरोथैल्मिया भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो केराटोमेलेशिया बोले, नाइट ब्लाइंडनेस बोले, जीरोथैल्मिया बोले, ये सारे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। देखो अभी मैं आपको यहाँ पर ना आज के लेक्चर में बताऊंगा, विटामिन के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करे, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विटामिन वाली एक ही वीडियो है वो देख लेना, इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कौन सी विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, उसकी वजह से क्या डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या डिसीज होती है, सारे विद ट्रिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो विटामिन में आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं। वैसे देखो विटामिन जो है, ध्यान से सुनो, विटामिन अगर हम बात करें विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार जो विटामिन है ना, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये किसमें डिजॉल्व हो जाती हैं? फैट्स में। और विटामिन बी एंड सी जो है वाटर सॉल्युबल में। अब अगली बार ना एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये याद रखना, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल एंड कीड़ा से याद कर लो, दीज आर फैट सॉल्युबल विटामिन। अब इनके नाम भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का, विटामिन ई और विटामिन के, इनका नाम देख लो। अब आप बोलोगे सर बी का नाम क्यों नहीं बताया? देखो बी फर्दर बहुत है, B1 है, B2 है, B3 है, ये भी बता दूंगा आज के लेक्चर में, B5 है। इस तरह से विटामिन बी के फर्दर बहुत ज़्यादा है। पहले आप विटामिन बी को छोड़ के बाकी को समझो। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। विटामिन ए का तो अभी बता दिया आपको, विटामिन ए का नाम है रेटिनोल। क्या नाम है? रेटिनोल। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अगर नहीं लिखा है लिख लो, और अगर पढ़ा हुआ है तब भी वापस एक बार सुन लो। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल विटामिन डी का नाम है, ठीक है। विटामिन ई का नाम है टोकोफिरोल। विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफिरोल। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। सर हमें समझ आ गया। अब बट हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक इज रेस टू फाइट। रेस टू फाइट, तो इस तरह से आपने याद रखना है, रेस टू फाइट। आर स्टैंड फॉर रेटिनोल, ए स्टैंड फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, सीई रेस का सीई कैल्सीफिरोल, टी ओ स्टैंड फॉर टोकोफिरोल, फाइट स्टैंड फॉर फाइलोक्विनोन। इस तरह से आपने याद रखनी है। सर ऐसे याद नहीं रहेगा, अगर मैं रख सकता हूं तो आप भी रख सकते हो। आर स्टैंड फॉर रेटिनोल, ए स्टैंड फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, सीई कैल्सीफिरोल, टीओ टोकोफिरोल, फाइलोक्विनोन का फाइट। तो इस तरह से आपने याद रखना है, दीज आर द विटामिन्स एंड देयर साइंटिफिक नेम। अब इनकी हर एक की डेफिशिएंसी की वजह से कुछ ना कुछ है, जैसे विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होता है, डी की वजह से रिकेट्स होता है। तो ये आप लेक्चर देख लेना, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपीरेशन अकर? तो प्लांट के ऐसा कौन सा पार्ट होता है जहां पर ट्रांसपीरेशन होती है? फ्लाइम में, रूट में, क्लोरोप्लास्ट में या स्टोमेटा में? तो ट्रांसपीरेशन कहां पर होती है? पहले आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन का एप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन डी, स्टोमेटा। तो प्लांट में ट्रांसपीरेशन होती है स्टोमेटास में। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट। प्लांट अपनी बॉडी से क्या करता है? पानी को लूज करता है बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब ये कहीं से भी हो सकता है, मतलब जो भी एरियल पार्ट है ना, जो भी प्लांट के पार्ट हवा में, उनमें से हो सकता है। स्टेम से भी हो सकता है, लीव्स में, मेनली लीव्स से होता है, लीव्स की सरफेस से ज्यादा पानी लूज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटास बेसिकली पता है क्या होता है? लीव्स में कुछ ओपनिंग्स होते हैं, इस तरह की ओपनिंग्स होती हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं बाय गार्ड सेल। ये गार्ड सेल का साइज रिड्यूस और इंक्रीज होता है, इसकी वजह से स्टोमेटास खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसकी वजह से पानी वगैरह लूज होता है, ठीक है। ध्यान से बस आपने इतना ही याद रखना, अब इतनी बायो में अभी मत घुसो, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ही हो जाओ। आप इतना याद रखो कि बेसिकली जो प्लांट्स से ट्रांसपीरेशन होती है वो स्टोमेटास की वजह से होती है। स्टोमेटास दीज आर द ओपनिंग्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? गार्ड सेल। प्रोटेक्ट कौन करता है? गार्ड सेल। इतना भी याद कर लोगे तो बहुत है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कवर कर लोगे, ठीक है। जाइलम फ्लोएम क्या था? जाइलम और फ्लोएम क्या था, ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। जाइलम और फ्लोएम क्या था? ये बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ, इनमें से फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है और वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये भी कमेंट सेक्शन अभी पॉज करके लिखो, कौन सा फूड ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम क्या करता है और फ्लोएम क्या करता है, और बेसिकली ये हैक क्या है। तो ये आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। अ लेक इज अ टाइप ऑफ, अब ये भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है। लेक किस तरह का इकोसिस्टम है? लेक बात हो रहा है,
वो किस तरह का इकोसिस्टम है, लोटिक है, लेंटिक है, मैरीन है और टेरिस्ट्रियल है। सर ये क्या होता है, लोटिक, लेंटिक, मैरीन तो टेरिस्ट्रियल तो चलो समझ आता है, टेरिस्ट्रियल हो गया लैंड पे, ऐसा इकोसिस्टम जो लैंड पे, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, दीज आर काइंड ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैरीन मतलब हो गया, मतलब बेसिकली जो एक्वेटिक पानी वाले इकोसिस्टम है ना, इधर ही समझा देता हूँ यार, कोई हम कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रखें। एक्वेटिक मतलब पानी वाले इकोसिस्टम को दो पार्ट में हम मेनली डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया हमारा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, कौन सा हो गया, फ्रेश वाटर। दूसरा मैरीन वाटर, फ्रेश वाटर में हमारी रिवर, लेक्स ये वो आ जाती है। मैरीन इकोसिस्टम आ गया हमारा जो कोस्टल एरिया वाला हो गया, ओशन, ये सारे किसका पार्ट आ गए, मैरीन, मतलब जहाँ पे सॉल्ट होता है, तो मैरीन इकोसिस्टम आ गया, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में देखो यहाँ पर इसके दो ऑप्शन तो गए, क्योंकि मैरीन आपको पता है लेक मैरीन का पार्ट तो नहीं है और टेरिस्ट्रियल भी नहीं है, लेक जो है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आता है। अब फ्रेश वाटर में भी लोटिक है या लेंटिक है। देखो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लोटिक होता है एक होता है लेंटिक इकोसिस्टम और एक होता है वेटलैंड। क्या होता है, वेटलैंड। सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो, एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। वापिस सुनो ध्यान से, देखो जो भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, मतलब पानी वाला इकोसिस्टम, पानी वाला इकोसिस्टम जो है उसको हमने 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हमारा है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, कौन सा, फ्रेश वाटर। दूसरा आ गया हमारा मैरीन, मैरीन तो सिंपली खत्म हो गया, ये कोस्टल एरियाज वाला इकोसिस्टम आ गया हमारा, कोस्टल वाला आ गया या हमारा ओशन वाला आ गया या सी वाला आ गया, ये सारा मैरीन इकोसिस्टम है। अब फ्रेश वाटर में 3 पार्ट आ जाते हैं। फ्रेश वाटर में 3 पार्ट कौन से आ जाते हैं, एक होता है लोटिक, एक होता है लेंटिक और तीसरा आ गया वेटलैंड। क्या आ गया, वेटलैंड। एक आ गया लोटिक, एक आ गया लेंटिक और तीसरा आ गया हमारे पास वेटलैंड, ठीक है। लोटिक इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम होता है जो फ्लोइंग वाटर वाला इकोसिस्टम, जब पानी चल रहा है, दैट इज नोन एज लोटिक इकोसिस्टम। तो फ्लोइंग वाटर जैसे रिवर्स आ गया, दीज आर नोन एज पार्ट ऑफ लोटिक इकोसिस्टम, जहां पर फ्लोइंग वाटर वाला कंसेप्ट होता है। फ्लोइंग वाटर वाला कंसेप्ट में मतलब फॉर एग्जांपल रिवर आ गई तो ये दीज आर पार्ट ऑफ लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक होता है रुका हुआ, लेंटिक होता है रुका हुआ, जैसे हमारे लेक्स आ गए, पॉन्ड्स आ गए, दीज आर पार्ट्स ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। वेटलैंड आपको पता है, आपने जंगल वाले दलदल वाला एरिया देखा होगा, मतलब कई बार ग्राउंड वाटर जो है ना ऊपर सरफेस में आ जाता है थोड़ा। फॉर एग्जांपल सुंदरबान, वेस्ट बंगाल में सुंदरबान वाला एरिया जो हो गया, दीज आर द वेटलैंड। तो वेटलैंड तो हमने अच्छे से पहले भी पढ़ा हुआ है। तो लोटिक और लेंटिक फ्रेश वाटर की टाइप है। लोटिक में होता है फ्लोइंग वाटर वाला कंसेप्ट होता है, फॉर एग्जांपल रिवर्स आ गया, लेंटिक में लेक्स, पॉन्ड जो कि स्टेबल या रुके हुए हैं। तो लेक इस तरह का इकोसिस्टम हो गया, लेक इज द काइंड ऑफ लेंटिक इकोसिस्टम। लेक हमारा क्या हो गया, लेंटिक इकोसिस्टम। सर ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाओ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू फूड चेन या फूड वेब स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट। कितना सिंपल क्वेश्चन है। फूड चेन या फूड वेब ग्रीन प्लांट से ही मैक्सिमम क्यों शुरू होती है, क्योंकि क्यों शुरू होगी यार। पहला देखो इसका ऑप्शन देखो, पहले ए को छोड़ो, बी देखो। बिकॉज मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर टेस्टी, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन प्लांट टेस्टी होते हैं, इस वजह से प्लांट से शुरू हो गई। ये तो मतलब ये पता नहीं क्या हो गया। बिकॉज मोस्ट ग्रीन प्लांट्स ईट अदर प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट दूसरे प्लांट्स को खाते हैं। कोई सेंस बना रहा है। बिकॉज मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर एनिमल ईटर, प्लांट्स एनिमल ईटर हैं, ये भी सेंस बना रहा है। आप पहला पढ़ो, बिकॉज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। हाँ प्लांट्स जो हैं वही सिर्फ उनमें क्लोरोफिल होती है, क्लोरोफिल होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसे खाना बना सकते हैं, इसलिए वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये तो ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आपको नहीं भी आता तो आप ऑप्शन पढ़ के कर सकते हो। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो कॉन्फिडेंस रखो। अगर आपने कुछ चीज़ें छूट भी गई हैं तो एग्जाम में उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12, सेप्रोफाइटिक चेन इज ऑल्सो नोन एज। भाई ये तो अभी बताया आपको, इसमें तो गलती होनी ही नहीं चाहिए। सेप्रोफाइटिक किसकी बात होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होता है। तो बेसिकली पैरासाइटिक नहीं सर, ये तो आपने कुछ और ही बताया था। प्राइमरी फूड चेन ये भी नहीं है, प्रीडेटर भी नहीं है। डिट्रीटस, डिट्रीटस मतलब वो जो डेड डिकेइंग से स्टार्ट होता है उसी को सेप्रोफाइटिक चेन बोलते हैं। तो ये तो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन कवर कर लिया था, ये इसका आंसर आपको पता ही होगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजेज सच एज कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। ऑप्शन ए वाटर पोल्यूशन, हीट, एयर पोल्यूशन, फूड आइटम्स। पहले खुद रोको और इसका आंसर मार्क करो। यार आपने सुना तो होगा यार, किसी को टाइफाइड हुआ है, किसी को जॉन्डिस हुआ है, किसी को कॉलरा हुआ है, वो किसकी वजह से होता है। ये जो जॉन्डिस कॉलरा का नहीं भी पता, टाइफाइड तो सुना ही होगा ना, किसकी वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाटर पोल्यूशन की वजह से हमारे टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा ये सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको पूछे निमोनिया, अस्थमा किसकी वजह से होगा, तो एयर पोल्यूशन की वजह से, मतलब लंग्स रिलेटेड एयर पोल्यूशन। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती हैं। तो थोड़ी चीज़ें आपने ये याद रखनी है, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट इन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस। इनमें से कौन सा ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, मतलब जो ओजोन लेयर को तोड़ता है, कौन सा नहीं है, हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, मतलब 3 तो हैं यहाँ पर, एक नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टोल्यून, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो इनमें से कौन सा जो है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस नहीं है? देखो यार, अगर तो यहाँ पर होता है ना हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अगर होता हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो ये ठीक होता, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है। बट यहाँ पर है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस। इसका आंसर है ऑप्शन सी, टोल्यून। टोल्यून जो है दिस इज नॉट एन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस। इसको छोड़ के क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आपको पता है मेजर है। इसके साथ हाइड्रोक्लोरो, देखो है तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है ना यार, सिर्फ इसके साथ हाइड्रो लगा दी, इसका मतलब ये भी है। और मिथाइल क्लोरोफॉर्म CaCl3 तो ये तो बहुत ज्यादा है ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, तो ये तीनों ही आंसर है। बट अगर आपका HFCs होता है, HFC स्टैंड फॉर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है वो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस हमें समझ आ गए। अब आपको एग्जाम में अगली बार क्वेश्चन आ जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके साथ एसोसिएटेड है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हमने लाया था। इसमें हमने क्या बोला था, 16 सितंबर, बेसिकली एग्जैक्ट डेट देख लो, 16 सितंबर 1987 में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया था। इसमें हमने ये बोला था कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस है, मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हम क्या कर देंगे, फेस आउट कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। इसकी जगह क्या लाएंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या लाएंगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते थे। ठीक है, फिर बाद में हमें समझ आया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं करें, बट ये क्या कॉज कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कॉज कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब ये ग्रीन हाउस गैस था। तो हमने क्या किया, हमने किगाली एग्रीमेंट लाया। किगाली एग्रीमेंट में हमने बोला कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटिव ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसको रिप्लेस करेंगे HFCs के साथ, और HFCs को रिप्लेस करेंगे, खत्म करेंगे बेसिकली। दिस इज प्रेजेंट इन किगाली एग्रीमेंट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से एक चीज आपने और याद रखनी है कि अगर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वर्ड यूज है तो दिस इज ऑल्सो अ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15, यहां तक आपको समझ आ गया। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड टू एक्सप्रेस द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की थिकनेस किस में बताते हैं, न्यूटन मीटर में, डेसिबल यूनिट में, डॉप्सन यूनिट में, तो पॉइस में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो थिकनेस है ओजोन लेयर की वो किस में बताते हैं, डॉप्सन यूनिट में। ठीक है, किस में बताते हैं, डॉप्सन यूनिट में हम बताते हैं। डॉप्सन इज द यूनिट फॉर ओजोन लेयर थिकनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आपने जरूर याद कर लेना है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, When is the International Day for the Preservation of Ozone Layer celebrated every year? तो कौन सा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है ओजोन लेयर को प्रिजर्व करने के लिए हर साल? 1 जनवरी को, 31 मार्च को, 1 जुलाई को, 16 सितंबर को। ठीक है, यहाँ पर एक डेट देख के मुझे बड़ी खुशी हुई, 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है इस दिन। ठीक है, तो इसमें से कौन सी डेट है जिस डेट को हम ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, ये डेट है बेसिकली 16 सितंबर। कौन सी डेट है, 16 सितंबर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपको बताई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है, ओजोन लेयर डिप्रेशन के रिलेटेड। अगर आपने ध्यान से वो टॉपिक समझा होगा जो अभी मैं बता रहा था, मैंने आपको बोलता 16 सितंबर 1987 को हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया। क्यों साइन किया, क्योंकि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन डे बनाते हैं, वर्ल्ड ओजोन डे इसलिए हम बनाते हैं। तो ये चीज़ अब आपको नहीं भूलेगी। अब आपको पूछ सकता है एग्जाम में कि 2023 का जो ओजोन डे हमने सेलिब्रेट करा उसकी थीम क्या थी? तो बेसिकली उसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। लिख लो, ये थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। दिस वाज द थीम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब ओजोन वर्ल्ड ओजोन डे 2023। तो अभी तो आया नहीं 24 का, तो 23 का हमने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है यार? नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। कमेंट सेक्शन कौन सी है, कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप कुछ काम आप भी करोगे ना, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी वीडियो पॉज करो, इसका आंसर बताओ। मीथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। देखो यार, दो तो मैं बता देता हूँ, दो मैं बता देता हूँ। नाइट्रोजन तो नहीं है भाई, क्योंकि अगर नाइट्रोजन इज ग्रीन हाउस गैस तो हमारे एटमॉस्फेयर को तो 78% नाइट्रोजन ही है। तो अगर ये तो ग्रीन हाउस गैस होती है फिर तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पार होता। ये तो नहीं है भाई ग्रीन हाउस गैस। ऑक्सीजन कहाँ यार, हम पेड़ लगा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन मिले, ग्लोबल वार्मिंग कम हो, तो ये भी नहीं है। इन दोनों में से मुझे बताना कौन सी है। ठीक है, इतना भी काम और आसान कर दिया, 50% पे ले आया मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ओजोन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ओजोन के लिए करेक्ट है? ये क्वेश्चन होते हैं ना, जो अभी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, ये होते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। ये कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, ये सिर्फ आपका अपना कॉमन सेंस, जो आपने ये कंसेप्चुअल चीजें मैं पढ़ाता हूँ ना, अगर ये सुनी हो ध्यान से तो कवर हो जाते हैं। ओजोन नीड टू बी ब्रेथ बाय अस इन लार्ज क्वांटिटी फॉर गुड हेल्थ। भाई ओजोन को हमें इनहेल करना चाहिए, हमारी हेल्थ अच्छी होगी।
ऐसी होती है, ओजोन पॉइजनस होती है, ठीक है, तो ये तो गलत है भाई। ओजोन इज एसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ओजोन प्लांट के लिए एसेंशियल है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। ओजोन इज अ डेडली पॉइजन, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ इतना सोचने वाला था ही नहीं, अगर थोड़ा भी आप अपना दिमाग यूज करते हो, आपको ओजोन के बारे में थोड़ी भी नॉलेज होती कि ओजोन जो है डेडली पॉइजन है, तो आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर मार्क कर सकते थे। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग चाहिए था, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऐसा था कि आपको थोड़ी साइंस की नॉलेज चाहिए थी। ऑक्सीजन जो रिलीज करता है ग्रीन प्लांट, अब ग्रीन प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है फोटोसिंथेसिस के टाइम, वो कहाँ से निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से वो लेता है ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट से लेता है, वाटर से लेता है, या कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है? तो कहाँ से लेता है बेसिकली ऑक्सीजन जो ग्रीन प्लांट रिलीज करता है, ठीक है। देखो बेसिकली ध्यान से सुनो, कार्बोहाइड्रेट से तो क्या ऑक्सीजन रिलीज करेगा भाई, कार्बोहाइड्रेट तो प्लांट बनाता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ही बेसिकली ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही तो ये बनाते हैं, ये तो काट ही दो, ठीक है। अब देखो ध्यान से मैं आपको बताता हूँ बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती क्या है। पहले आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को समझ लो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली है वाटर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि वाटर से ऑक्सीजन कैसे बनती है, मैं अभी आपको बता दूं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो ध्यान से क्या होता है, हम एनिमल्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। क्या लेता है प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ठीक है। प्लांट अपनी रूट से क्या लेता है? वाटर लेता है, ठीक है। क्या लेता है? वाटर लेता है। और प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, और इसमें क्या होती है? क्लोरोफिल। क्या होती है? क्लोरोफिल। तो बेसिकली क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और क्या बनता है हमारे पास? ऑक्सीजन बनती है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछा कि ये ऑक्सीजन किससे बनती है? ऑक्सीजन दो ही चीजों से बन सकती है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड से बन सकती है या वाटर से बन सकती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन है और वाटर में भी ऑक्सीजन है। हमें बताना है कि ये जो ऑक्सीजन बन रही है, ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से बन रही है या वाटर से बन रही है। बेसिकली ये ऑक्सीजन बनती है वाटर से। क्यों? क्योंकि टूटेगा तो पानी। क्यों टूटेगा पानी? इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लांट में कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोलिसिस। फोटो मीन्स फोटोन, मतलब सनलाइट की प्रेजेंट में, लिसिस मीन टूटना, वाटर का टूटना। वाटर किस में टूट जाता है? H2 और O2 में। किसमें टूट जाता है? H2 और O2 में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, तो इसीलिए ऑक्सीजन बनती है। तो आज के बाद याद रखना कि जो फोटोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? वाटर का टूटना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो अगर आपको पूछे कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो कौन से पार्ट से निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या वाटर से, तो वो वाटर से निकलती है। सर ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया, अगली बार हम इसमें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नोन एज बायोटीन। इनमें से कौन सी विटामिन को बायोटीन कहते हैं? विटामिन डी, ए, सी और B7। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन कर दिया था इन्होंने, क्यों ऑप्शन ही ऐसे दिए, बट मैं देता तो विटामिन B1 देता, B2 देता, B7 देता, B11 देता। अब बताओ बायोटीन कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विटामिन B7। विटामिन B7 को बायोटीन कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? ध्यान से सुना, मैंने आपको बताई थी कि विटामिन बी की फर्दर है। फर्दर कितने? विटामिन B1 बता देता हूँ, B1, B2, ट्रिक भी बता दूंगा, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 और B12। ये हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई हमारी विटामिन बी की फर्दर। विटामिन B1 का नाम होता है थायामीन, लिख लो कहीं पे। विटामिन B1 का नाम क्या है? थायामीन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नायासिन। क्या नाम है? नायासिन। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या नाम है? पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम है। B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन किसका नाम है? विटामिन B6 का। सर B7 का क्या नाम है? यही तो क्वेश्चन है, बायोटिन। B7 का नाम है बायोटिन। विटामिन B9 का क्या नाम है? सर विटामिन B9 का नाम है फोलिक एसिड। विटामिन B12 का क्या नाम है? साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन विटामिन B12 का नाम है। कल मैं आपके कमेंट सेक्शन देख रहा था, मैंने एक बच्चे का कमेंट देखा था, सर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाया करो, उसका आंसर बताया करो, क्यों इतनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो? भैया अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम में दिखेगी। अगर आपको ये अननेसेसरी लगती है वो मुझे नहीं पता, बट ये एग्जाम में दिखेगी। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको साथ में इसके टॉपिक के साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन अपने आप में 5 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप डिफरेंट देखो, मैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ जनरल साइंस के। ये क्वेश्चन जो है मैं पिछले 8-10 एग्जाम्स को लेकर आया हूँ। आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन विटामिन के सिर्फ यही आए होंगे? विटामिन के ऐसे 10 रिलेटेड क्वेश्चन, अगर इसमें बायोटिन पूछा ना, किसी एक में नायासिन पूछा है, तो अब मैं सिर्फ आपको बायोटिन पढ़ा के छोड़ दूं, अगली बार नायासिन आ जाए फिर आप बोलोगे सर ने तो बायोटिन पढ़ाया था।
इसीलिए कुछ छोड़ना नहीं है। और जिन्होंने पहले भी चीज़ें ये पढ़ी होंगी उनको मतलब इन लेक्चर्स में एडिशनल इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने उनमें से काफ़ी एस्पेक्ट पढ़ा होगा। जिसके लिए बिल्कुल ही नया उसको ज़्यादा लग रही होगी। तो जिसके लिए बिल्कुल ही नया ज़्यादा लग रही है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा पहले आप इंडिविजुअल लेक्चर्स देखो। अगर आप इंडिविजुअल लेक्चर देख के यहाँ पर आओगे फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये रिवीजन है यार, मैराथन सेशन है, काइंड ऑफ PYQ डिस्कस कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर आके बोलो कि मतलब कुछ नहीं आता, तो आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक भी पढ़ाया हुआ है तो वो भी प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। अब देखो, अब ये तो मुश्किल है यार, इसको याद करना इजी नहीं है। जैसे मैंने विटामिन वो सिंपली थी, रेटिनॉल वगैरह वाली याद है, बट बी की इतनी टाइप से इसको याद कैसे करना। एक सिंपली आपको बता दें, ट्रेन याद रख सकते हो। ट्रेन हमारी TRN है। क्या है? ट्रेन को हम लिखेंगे TRN। ठीक है, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ठीक है, मैंने पहली बार ट्रेन देखी और वो पुल पर बहुत फास्ट चल रही थी यार। तो ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली, इतना याद कर लो। और विटामिन B1 B2 को ऐसे लिखना कि आपने B4 नहीं लिखना है, B8 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? B4 होता ही नहीं है, B8 भी नहीं होता, और B9 के बाद सीधा B12 आता है। तो देखो B1 B2 B3 B4 नहीं है, B5 है, B6 B7 B8 नहीं है, B9 और B12 है। ठीक है, तो T स्टैंड फॉर ट्रेन में T स्टैंड फॉर थायामिन, ऐसे लिखना है TRN, हमारी ट्रेन है TRN। R स्टैंड फॉर राइबोफ्लेविन, N स्टैंड फॉर नायासिन। ठीक है, ट्रेन होगी। पुल स्टैंड फॉर पेंटोथेनिक एसिड, पर स्टैंड फॉर पायरोडॉक्सिन, बहुत स्टैंड फॉर बायोटिन, फास्ट स्टैंड फॉर फॉलिक एसिड, चली स्टैंड फॉर साइनोकोप्लामिन। इस तरह से आपने याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ट्रेन स्टैंड फॉर थायामिन, राइबोफ्लेविन, नायासिन। पुल स्टैंड फॉर पेंटोथेनिक एसिड, पर स्टैंड फॉर पायरोडॉक्सिन, बहुत स्टैंड फॉर बायोटिन, फास्ट स्टैंड फॉर फॉलिक एसिड, एंड चली स्टैंड फॉर साइलोकोप्लामिन। इस तरह से आपने इस ट्रिक को यूज करना है। अगर ट्रिक से नहीं याद होता, सिंपली याद करो, एग्जाम में आपने सिर्फ मार्क्स लेने हैं। बट ये मुश्किल है, तो ट्रिक से याद करोगे तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21, विच कम्युनिकेबल डिसीज अमंग दीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। इनमें से कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज बैक्टीरिया से कॉज होती है? अभी लेक्चर पढ़ा रहा था ना, तो आपको मैंने बोलता कॉलरा का बिल्कुल याद रखना, क्योंकि कॉलरा पूछता है, एक बैक्टीरियल डिसीज है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ही था। स्कर्वी तो भाई नॉन कम्युनिकेबल है, स्कर्वी कम्युनिकेबल नहीं है, विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, तो ये तो काट ही देते हैं पहले, ये तो नॉन कम्युनिकेबल है। काला अजहर इज अ कम्युनिकेबल, मलेरिया इज अ कम्युनिकेबल, बट हमने मेन ये दोनों में आपको ऑलरेडी बता दिए। कॉलरा जो है वो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है, विब्रो कॉलरा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मलेरिया और काला अजहर तो ऑलरेडी बता चुका हूँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे मूव करते हैं। विच इज द फर्स्ट कोविड वैक्सीन क्लियर्ड बाय इंडियाज ड्रग रेगुलेटर फॉर इनऑकुलेशन ऑफ दोज एज 12 ईयर्स एंड अबव। 12 साल और उससे ज़्यादा वाले बच्चों के लिए और लोगों के लिए मेनली कोविड वैक्सीन को इंडियन ड्रग रेगुलेटर ने अप्रूव करा था। पहली कोविड वैक्सीन जो है 12 से ज़्यादा साल वाले बच्चों को अप्रूव करने के लिए कौन सी थी इसमें से? सिनोवैक, जिफीवैक्स, ज़ाइकोवी-डी और स्पुतनिक वी। ठीक है, स्पुतनिक 5 जिसे कहते हैं। स्पुतनिक 5 रशिया की थी ना, ये याद आ रहा है, कोविड का टाइम ना, स्पुतनिक 5 रशिया की थी। देखो यार, अगर आपने वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वाला टॉपिक नहीं देखा है तो उसको देख के एग्जाम में जाना, नहीं तो एक बहुत बड़ी गलती आप करके जाओगे। नियर अबाउट मुझे लगता है 8-9 हज़ार बंदा तो उसको देख चुका है, तो आप जरूर देख के जाना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना मैंने कोविड के रिलेटेड जितनी भी वैक्सीन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे नेसल वैक्सीन है हमारी, इनकोवैक पहली इंडिया की नेसल वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, कौन प्रोड्यूस करता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारा पढ़ाया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली 12 साल और उससे ऊपर वालों को जो वैक्सीन अप्रूव हुई थी ना, उसका नाम था ज़ाइकोव-डी। ठीक है, साइनोवैक जो थी ना वो 18 साल से अबव के लिए थी, ज़ाइकोव-डी जो थी वो 12 साल से अबव के लिए अप्रूव की थी। स्पुतनिक वी किसके लिए थी? स्पुतनिक 5 रशिया के लिए थी। तो बेसिकली यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस लेक्चर में सारे ही डायमेंशन जो है बेसिकली कोविड-19 की वैक्सीन के कवर करे हुए, तो उसको आप जाके जरूर देखोगे। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव करते हैं। विच इज द रिकमेंडेड साइट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोरोना वायरस डिसीज वैक्सीन। तो कौन सी ऐसी रिकमेंडेड साइट थी जो कोरोना वायरस डिसीज की वैक्सीन, मतलब आपको कोविड की वैक्सीन कौन सी जगह पे लग रही थी, बस सिंपली इसका ये आंसर है। डेल्टॉइड मसल, एक्यूलेस टेंडोन, सर्टोरियस मसल एंड पिक्टोरियलिस मेजर। अगर एग्जाम में मैं गया होता और ये क्वेश्चन आता तो मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये किसको क्या बोलते हैं।
ठीक है। इतना मुझे पता था कि मेरे को जब कोविड की वैक्सीन लगी थी मुझे शोल्डर में लगी थी, पर मुझे ये नहीं पता कि शोल्डर के मसल्स को क्या बोलते हैं या टेंडन को क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं पता था। टेंडन में फिर कार देता क्योंकि टेंडन में डायरेक्टली मैं नहीं मानता कि लगती है, मैं मसल्स को प्रेफरेंस देता, पर मुझे नहीं पता था कि इन तीनों में से किस मसल में लगी है। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर जो है डेल्टाइड मसल। अगर आप इसका आंसर गलत भी करके आते एग्जाम में तो मुझे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि ये नहीं पता होता कई बार। ये तो मेनली जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, बायोलॉजी वाले, वो भी जो आगे नीट वगैरह की तैयारी करेंगे उन्हीं को पता हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो डेल्टाइड मसल जो होते हैं बेसिकली वो शोल्डर वाले मसल्स होते हैं, और वहीं पे कोविड की वैक्सीन लगी थी। बाकी आपको पता है और कहाँ कहाँ आपको वैक्सीन इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं, उनको या इनके डिफरेंट नाम है, बट मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेगा। कोविड के लिए पूछ सकता है तो वो हमने देख लिया कि शोल्डर मसल से हमारी कोविड की वैक्सीन लग रही थी। इतना ही आपने याद रखना है। बाकी आपको पता है इंजेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनमें से क्या क्या वो हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं आपके लिए मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24 में मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैजुअल ऑर्गेनिज्म चिकन पॉक्स, या चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? देख लो, आ रहे हैं ना क्वेश्चन, कौन सी किसकी डिसीज की वायरल है। ये पहली बात तो चिकन पॉक्स एक वायरल डिसीज है, स्मॉल पॉक्स इज ऑल्सो वायरल डिसीज, वहां पे बताया था, और कौन कॉज करता है ये भी साथ साथ बताया था, एक टेबल भी भेजा था आपको। तो बेसिकली चिकन पॉक्स कौन कॉज करता है? वेरिसिला जोस्टर वायरस, एंटामीबा हिस्टोलिटा, लिटिका, विब्रो कॉलरा, बैसिलस टाइफस, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरिसिला जोस्टर वायरस जो है चिकन पॉक्स कॉज करता है। स्मॉल पॉक्स अगली बार पूछ लेगा। तो स्मॉल पॉक्स कौन कॉज करता है? वेरियोला वायरस। कौन कॉज करता है? वेरियोला वायरस। तो ये याद रखना, ठीक है। कल आपका फुल लेंथ OMR बेस्ड मॉक टेस्ट है पहला, तो वो आप जरूर देना, आपको पता चलेगा एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन है, और PYQ से कंपेयर करना, आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंबाइंड विद ऑक्सीजन इन द सेल्स एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। यार कब से बोल रहा हूँ, जब हमारी बॉडी में रिस्पायरेशन होती है क्या टूटता है? ग्लूकोज टूटता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और एनर्जी बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको हम बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और 25 क्वेश्चन के साथ नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हमने कवर करे होंगे, और इससे आपको ये भी मिल गया, एक कंसेप्ट पता चल गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। और आप इसके बाद जाके जनरल साइंस वाली जो सुपरवाइजर की प्लेलिस्ट है उसके सारे लेक्चर्स लगा लेंगे। अगर आपने नहीं लगाए, साइंस को कंप्लीट करेंगे। अब मैं साइंस के लेक्चर नहीं लाऊंगा, अगर कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस हुआ तो पेपर से पहले ले आऊँगा। अब जनरल नॉलेज के भी मैं नहीं लाऊंगा, बट जम्मू कश्मीर पोर्शन के लाऊंगा, वो दोनों तो मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दिए हैं। इसके बाद हम बाकी पोर्शन में स्विच करेंगे, जैसे मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो धीरे धीरे मैं उनके लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा जितना मुझे टाइम मिलेगा। ये आपका मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेड्यूल है। कल आपका पहला मॉक टेस्ट है, देखो मैं हाईली रिकमेंड, दीज आर जस्ट फॉर ₹49। OMR बेस्ड टेस्ट है, आपको एग्जाम से पहले, दिस इज नॉट अबाउट मनी। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं और से लगाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट OMR बेस्ड टेस्ट जरूर लगा के जाना एग्जाम। ये गलती मत करना कि बिना टेस्ट दिए OMR बेस्ड आप एग्जाम देने चलेंगे, क्योंकि वहां पर आपने OMR शीट भरनी है और वो गलतियां होती हैं। आप जो टेस्ट देते हो वो दूसरा टेस्ट देते हो यार, CBT वाला देते हो, जो हमने पहले भी सेक्शनल प्रोवाइड किए, बट OMR बेस्ड टेस्ट देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर देखे जाना। इसमें कैसे इनरोल करना है, एक 6-7 मिनट की वीडियो है, वो डाली हुई है 2-3 दिन पहले हमारे awakeningclasses.in ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इनरोल कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पर भी वो वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू शेयर इट विद अदर्स ऑफ योर फ्रेंड्स जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अपने व्यूज ओपिनियन भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।